सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रीसेंट फ्रिक्शन के बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ बड़ी तादाद में खवारजियों को पाक अफ़गान बॉर्डर पर मारा, बल्कि एक सीज़ फायर का दौरानिया ख़त्म होने के बाद एक मुज़ाकरात का मरहला भी दोहा में और मीडिएशन के बाद शुरू हो गया है। मुज़ाकरात कितने कामयाब होंगे? पाकिस्तान क्या अपने पहले वाले मुतालबात रीइंफोर्स करेगा या नए मुतालबात आगे रखेगा? क्या ये वक्ती तौर पे इन्फ्लुएंशियल होगा या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरफ दोनों वाले दोहा मुज़ाकरात के बाद काम कर सकेंगे? हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए ज़ाहिद शाह शिराई साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। शिराई साहब, मुज़ाकरात को लेके आप कितने होपफुल हैं? क्योंकि ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन इस दफ़ा ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मुकाबले में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है और अपनी बात ज़्यादा मनमानी पोजीशन में। तो कैसे अनफोल्ड होंगे मुज़ाकरात? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक आखिरी मौका दिया है इंटरनेशनल मीडिएशन को, और सऊदी अरेबिया, कतर और चीन ने जो पाकिस्तान को दरख्वास्त की थी कि ये मामला जो है वो बातचीत के जरिए से हल किया जा सकता है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर से समझ लेनी चाहिए कि इन मुज़ाकरात का भी कोई हल नहीं निकलेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने मसाइल उठाए हैं, उसके ऊपर अफगान तालिबान बात नहीं करना चाहते। सबसे अहम इशू है वो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने, जिनमें बलोच BLA शामिल है, ISK शामिल है। इसके अलावा कलअदम तहरीक तालिबान जो अपने आप को कहते हैं फितनाल खवारिज। इसके अलावा अभी आपने कल देखा जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है जिससे डेडली स्ट्राइक की थी कल नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। इन तमाम ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करना या इनको अफगानिस्तान से निकालना, मैं नहीं समझता कि अफगान तालिबान किसी भी लिहाज से पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान के मुतालबे को मानेंगे या वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर इन दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान के हवाले करें, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जो पाकिस्तान के शायद 2 पॉइंट एजेंडा बताया जा रहा है कि बातचीत के अंदर होगा, उसमें सबसे अहम इशू जो है वो है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना और वो भी भारत के लिए एज अ प्रॉक्सी काम करना। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर शायद अफगान तालिबान ना बात करेंगे ना जो है वो इसको मानेंगे। तो हम क्या बातचीत करने जा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है और अफगान तालिबान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने तो कोई डिमांड की नहीं है। पाकिस्तान ने मैं साजिद हबीब साहब को शामिल करती हूँ। साजिद साहब, हम क्या मनमाने जा रहे हैं? पाकिस्तान ने कोई डिमांड नहीं की। पुराना मुतालबा है कि आप TTP के ठिकानों को निशाना बनाएं। पहले पाकिस्तान की टोन इतनी सख्त नहीं होती थी। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने कहा कि हमें पता है कि कहाँ छुपे हुए हैं। मुझे याद है न्यूयॉर्क में जो अनवर काकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, वो शायद पहली दफ़ा था कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने इतनी सख्त टोन अपनाई थी। लेकिन उसके बाद जब इंडिया और भारत की जंग भी हुई, इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया कि अपनी बातें मनवा सकता है। क्या आप भी शिराई साहब से एग्री करते हैं या आप ये समझते हैं कि अमेरिका या दीगर मुस्लिम ममालिक, फॉर एग्जाम्पल सऊदीया के दबाव के बाद TTP के ठिकाने ख़त्म करेगा अफगानिस्तान? आपने जो कहा कि पाकिस्तान भारत को बुनियादी महसूस में मार्का हद में एक इबरतनाक शिकस्त देने के बाद इस पोजीशन में आ गया है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने रिजॉल्व शो किया। हमारे पास ये सारी एफर्ट सब कुछ था, तो जब हमने अपने से एक बहुत बड़ी ताकत को बड़ा अच्छा सबक सिखाया है, जिनके पास तीनों फोर्सेस थी, मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी थी, तो मेरे ख्याल में जैसे अभी ज़ाहिद शाह साहब ने कहा कि ये जिसको वो कहते हैं इनफ इज इनफ, मुझे बिल्कुल कोई एतबार नहीं है कि ये दोहा में फिर से बात होगी और फिर ये मानेंगे और ख़त्म होगा। देखिए, जो सीज फायर ही कर रहे हैं 48 घंटे के लिए, या तो कहते हैं कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए सीज फायर है, पहले हम बैठ के बात करना चाहते हैं। तो ये तो इनकी दगाबाजी की 78 साल तारीख है। और अब पाकिस्तान में मैंने इसलिए फैसला किया है कि अभी मुत्तकी वहां पे जयशंकर से और भारतीयों से मिल के आया है, वहां पे जो इसने कश्मीर की फेवर में स्टेटमेंट दी, और इसके वहां होते हुए ही पहले जो प्रॉक्सीज जो खारिज आते थे,
अब तालिबान की अपनी फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो आई थिंक ये जो बड़े क्लियरली हमें पता है, हमारी स्टेट को, हमारी फोर्सेस को, हमारी गवर्नमेंट को पता है कि ये अब इंडिया, मुझे तो हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि वो इंडिया अब इतना गिर गया है कि कल तक जिनको वो गालियां देता था जिन तालिबान को, और जिनकी फिक्र थी अमेरिका के जाने के बाद कि ये बड़े एक टेररिस्ट जो है वहां पे आ गए, अब पाकिस्तान से अपनी सुर्खी का बदला लेने के लिए उनको इनके पांव पे गिरना पड़ रहा है। तो इस कनाइमस को हमें समझने की जरूरत है। अब कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि इतने सालों में कितने डिमांड्स दिए गए, कितने दफा इन्वेस्टर को बुलाया गया, कितनी दफा मीटिंग्स हुई। अरे 2004 से लेकर 22 तक 6 एग्रीमेंट तो हमारे आपस में हुए थे इनके तालिबान के साथ। फिर दोहा का भी रिसेंटली हुआ। तो आई थिंक अभी जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, और बड़ी अच्छी बात मैं कहता हूँ कि वो शायद हमारे किसी मिनिस्टर ने कही है, नहीं हमारे मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कही है कि सीज फायर अफगानिस्तान के साथ हुई है, दहशतगर्दों के साथ नहीं। तो हमारा एक ही एजेंडा है इस मीटिंग के लिए कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए और उसको रोकिए। अगर नहीं रोकेंगे तो आप हमने नहीं रुकना इंशाअल्लाह। ठीक, शिराई साहब, ये तो वो एक परसेप्शन है हमारा और एक इमोशनैलिटी है इस इशू को लेके, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं अफ़गानिस्तान से, क्योंकि माजी में बायलेटरल ऑपरेशंस होते रहे हैं, मिल के इन्होंने ऑपरेशंस किए, दहशतगर्दों को मारा भी, पकड़ के पाकिस्तान को भी दिया, लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ कि अब TTA ने कहा कि ये जी TTP के बंदे और ये आप रखें और अपनी लॉयल्टी का प्रूफ दिया। तो अब हम किस हद तक अफ़गानिस्तान से फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे अहम इशू इस बात को समझना चाहिए कि ये एक अबूरी सेटअप था जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान से भागते हुए यहाँ इम्पोज किया कि अपनी जान छुड़ा दें। अब सोचने वाली बात यह है कि कंधार तालिबान की कितनी ताकत है। इस वक्त आप देखें कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, हक्कानी ग्रुप के सरबराह, उन्होंने भी उस दिन को ज़्यादा कंडेम किया अमीर खान मुत्तकी को, और इस पर बाकायदा उन्होंने जो है वो नाम ले के तो नहीं, लेकिन उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो लोग आज जहाद की बातें करते हैं, कुर्बानी की बातें करते हैं और अमेरिका और USSR को शिकस्त की बात करते हैं जिन्होंने खुद कभी जहाद किया नहीं। अमीर खान मुत्तकी के 2 भाई हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है, एक बलूचिस्तान में, एक कहीं पंजाब में, वो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त उनका बिजनेस है। अपनी इनकी फैमिली UAE, कतर और दूसरे ममालिक में है। तो 5 सारे लीडर हैं, मुल्ला याकूब हैं, अहमदुल्लाह खुलदादा है, अमीर खान मुत्तकी है, और 2, 3, 4 और ऐसे जिसको हम कहेंगे की कमांडर हो सकते हैं कंधार तालिबान। बाकी आप देखिए खुद ये आपस में इनका इत्तेफाक नहीं है, ये अपने लोगों को उनका हक नहीं देते, तो ये हमारी बात क्या मानेंगे। देखिए, एक्सपेक्टेशन मुझे तो कुछ नहीं है। एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, तमाम मसले जंगों से नहीं हल होते। देखिए, मेरे ख्याल में ना तो अफगान तालिबान के साथ पॉलिटिकल बातचीत का कोई फायदा है, ना जो है वो TTP के साथ होते कि आप ऐसे दहशतगर्द ग्रुप के साथ TTP है या वो ISK है या BLA है जो कि पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। तो मेरे ख्याल में बातचीत का हवाला शायद गलत होगा। हाँ, ये हमने एक लास्ट चांस दिया और उसके बाद आप देखेंगे मेरे ख्याल में फुल फ्लेज मजीद एक्शन होगा। और जैसे कि हमारे मोजिज मेहमान ने कहा कि अब हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। बिल्कुल शिराई साहब, इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। साजिद साहब, पहली बात ये कि लेट्स एज्यूम कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया मुज़ाकरात कर करके और हर दफ़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर शो कर करके, और हम इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सीज़ फायर दहशतगर्दों के साथ। एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट कैन वी एवर गो फॉर दिस ऑप्शन कि आप एक एक करके 2 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं, आप TTP को ख़त्म करें और पूरी दुनिया को पता हो कि पाकिस्तान TTP को निशाना बना रहा है, क्योंकि जो पावर है मिलिट्री की अफगानिस्तान की वो तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान इसको एक टास्क समझ के ख़त्म कर देना चाहिए? क्या ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? जी बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, इसलिए कि जो अफगान तालिबान है इन्होंने इनको ख़त्म नहीं करना, वही नहीं कि भाई बंद हैं। आप देखें ना कि अब पिछले जब से ये अफगानिस्तान की फोर्सेस ने डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हमारी पोस्टों पे हमला किया और हमने स्ट्राइक बैक किया, वो 20-21 पोस्टें छोड़ के भाग गए, तो आप उसके गाप में कितने ख्वारिज भी रोजाना मारे जा रहे हैं जो इनकी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान में आते थे। तो आई थिंक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मुझे मेहमान से कि कोई बातचीत का इनका एतबार नहीं करना चाहिए। हुज्जत पूरी करने के लिए दोहा बैठ जाएं,
लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रूथलेसली हमें इनको एलिमिनेट करना चाहिए, ना सिर्फ टीटीपी को और उसके साथ इनके जो भी फैसिलिटेटर पाकिस्तान में बैठे हैं, माजरत के साथ वो मीडिया में हो, किसी सियासी पार्टी में हो, ये उनका बनता नहीं है कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों के हक में बयान आते हैं। दैट इज वेरी सैड। तो हमें बिल्कुल एलिमिनेट करने चाहिए टीटीपी को। टीटीपी और वन गो में करना चाहिए, वन गो में करना चाहिए और बातचीत ना करें। नहीं, बातचीत करें, हुज्जत पूरी करें। अगर दोहा में बुलाया है टीटीपीसी के साथ तो बातचीत ही बनती ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। बात अफगान तालिबान के साथ बनती है, जो मेरे नजदीक एक पपेट गवर्नमेंट है, उनका पूरा कंट्रोल भी नहीं है, वो कर भी नहीं सकते, इनको रोक भी नहीं सकते। लेकिन अब जो इंडिया का एक कनेक्शन डायरेक्ट हो गया है, पहले जो प्रॉक्सी में था, आई थिंक दिस इज वेरी डेंजरस। और इसी वजह से पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब हमने टेररिस्ट के साथ कोई बातचीत मुज़ाकरात वो नहीं दिखाने। अब जहां पे टेररिस्ट को हम पाएंगे वो अफगानिस्तान के अंदर। और साजिद साहब ये भी बताइएगा कि अब अफगानिस्तान कैसे मजीद इन्वॉल्व कर सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये ओपिनियन पेश कर रही हूँ कि आप जितनी भी हिस्टोरियंस देख लें जो साउथ एशिया पे लिखते हैं, वो अफगानिस्तान के बारे में ये फैक्ट रिपोर्ट करते हैं। आई एम श्योर शाहिद साहब मुझसे एग्री करेंगे, आप डॉलर्स इंजेक्ट करते हैं और अपना काम लेते रहें, क्योंकि वहाँ पे पावर्टी है, इन्फ्लेशन है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब डॉलर्स इंजेक्ट करें, अपना काम ले लें। अब चाहे वो सेंट्रल एशिया से आए, वो रशिया से आए, वो माजी में ब्रिटेन से आए, वो यूएस से आए रिसेंट टाइम्स में, या वो इंडिया से आए अभी, दे हैव गॉट नथिंग टू डू एनीथिंग एल्स। इसका क्या हल है हमारे पास? और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान इस चीज़ से भी कैसे निकलेगा कि जब अलकायदा के पीछे अमेरिका आया तो वो कुछ नहीं बचा अफगानिस्तान में। अब टीटीपी के पीछे अमेरिका या पाकिस्तान जाते हैं तो वो कौन सी लाइंस हैं जो अफगानिस्तान को खुद समझने की जरूरत है? देखिए, यहाँ पे एक तो लोकल फिनोमेना है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, आई एम श्योर आप सब मुझसे ज्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते हैं। ये क्या वजह है कि आज जो इनकी करेंसी है अफगानी, जो 10 साल पहले तक बोरियों में आती थी 1 रुपए के पाकिस्तानी के एवज में, आज वो 4.5 गुना पाकिस्तानी रुपए से स्ट्रांग है। पिछले 4 साल में कौन सी इंडस्ट्री लग गई है, कौन सी वहां पे सोन की नहरें निकल आई हैं। तो ये बहुत बड़ी गेम है। हमें ट्रंप साहब को नोबेल इनाम के लिए बेशक बार बार रिकमेंड करते रहे, लेकिन आई थिंक वी नीड टू कीप आवर आईज ओपन। They are being given cash dollars every month directly and through others. I will say it very openly. तो ये इंटरेस्ट जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान को अनस्टेबल रखने का, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का, ये इसके जो डांडे हैं बड़े दूर जाकर मिलते हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस हैं, तो बगराम एयरबेस किस लिए वापस मांगा जा रहा है? वो खराब नहीं है, तालिबान उसको मेंटेन कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट, एक सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत दे आर मेंटेनिंग इट फॉर द अमेरिकन। तो ये वजह है कि आज 4.5 रुपए जो है एक अफगानी में आते हैं, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मर्सीलेसली, बेरहमाना अंदाज में हमें टीटीपी को खत्म करना होगा, पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। शराइस साहब, जैसे ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए बहुत आसान है इस जंग को रुकवाना, लेकिन मैं अमेरिका में भी मसरूफ़ हूँ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत आसान है टीटीपी को ख़त्म करना। सिर्फ ये बैलेंस ऑफ पावर का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान ये वन गो में कर सकता है, और पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके अभी बड़ा एक क्लियर स्टांस है जो हमने बहुत अरसे से अपनाया हुआ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर कोई ऐसा विशिष्ट सर्कल है जो कि जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात माजी की तरह हो जाएंगे? देखिए, जो रेडिकलाइज किस्म की यहाँ पे एक सोसाइटी बनाई गई थी, ये मतलब है अमेरिकन और उसकी नेब्रास्का यूनिवर्सिटी का जो प्लान था, पूरा एक एक्सट्रीमिस्ट जहाद का कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे लेके आया, लेकिन डी रेडिकलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज मिलिटेंट ग्रुप्स, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन आज से तकरीबन 30 साल पहले अहमद शाह मसूद, जो नॉर्दर्न एलायंस के जिहादी कमांडर थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारी निस्बत तालिबान को सपोर्ट करे, लेकिन ये आस्तीन के सांप निकलेंगे, और ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, इस वक्त आप देखिए जो कंधार के तालिबान कर रहे हैं, वो शरई रियाज से भी मुनासिब नहीं है, वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट जो पुख्तूनवली का है उसके हिसाब से भी बिल्कुल जो है वो गलत है। साथ साथ जो हमसाया गिरी का एक आंसर है, उसको भी ये जो है वो खाते में नहीं ला रहे। अब मेन इशू क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा इशू ये है, ये नजर आ रहा है कि जो टीटीपी है या करदम तहरीक तालिबान है, उसको फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज इसीलिए कहा गया है कि वो इस वक्त
इनके कंट्रोल में भी नहीं है। उनको डायरेक्ट इंडियन जो है वो पॉलिसी मेकर्स और इंडियन प्रॉक्सी वार के एक्सपर्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए, अजीत डोभाल का आपने एक स्टेटमेंट पीछे सुना था कि हम आसानी से टीटीपी को इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। तो आज अगर आप देखें तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉक्सी जंग है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, वो इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल वॉर है। और फिर देखें जो एक तीसरा बड़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देखिए 4 चीजें हैं। एक आपके ड्यूरल लाइन के इशू उठाया जाता है बार बार, दूसरा आपके बॉर्डर के ऊपर से इन्फिल्ट्रेशन की जा रही है, फाइनेंशियली आपको क्रिपल करने के लिए इंडियंस जो है चाबहार और तमाम ऐसे अल्टरनेट रूट्स फराहम करने के लिए डेवलपमेंट के लिए तैयार है, और आखिरी चीज आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक आबी जंग शुरू। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ कि ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड इस वक्त एज अ प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन गया है वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए और इंडिपेंडेंट ग्रुप के नामजद उम्मीदवार हारून रशीद साहब कामयाब हुए। जो हामिद खान ग्रुप है उनके उम्मीदवार तौसीफ आसिफ को उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया। और फिर सोशल मीडिया पर हमने देखा कि हामिद खान ग्रुप के ऊपर पीटीआई ने तनकीद भी की कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। कुछ दिन में पंजाब बार के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम भी अंडर डिस्कशन है। इन सारे कानूनी मामला और डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले तो मुबारक हो आपको जीतने की। अब आगे आप क्या करेंगे? आपका पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है होगा? आपकी क्या रेड लाइंस हैं जो आप चाहेंगे कि क्रॉस ना हो? देखिए, जो अमेंडमेंट्स होती हैं ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है और वहीं पे बिल पेश होते हैं। ये पार्लियामेंट का काम है मेजॉरिटी से या तो वो बिल पास कर दे या रिजेक्ट कर दे। अगर वो पूरे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और वो अगर कोई बिल पास करते हैं तो वो एक पूरी कौम का डिसीजन होता है। तो जो भी बिल पास हुआ है उसमें अमल दरामद शुरू हो गया है। 26 अमेंडमेंट हो या जो भी अमेंडमेंट आइंदा भी कोई आए, तो ये तो पार्लियामेंट का मैंडेट है, उन्होंने करना है। और पार्लियामेंट का मैंडेट है कि लॉ फार्मूलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करे या जो भी पार्लियामेंट का इख्तियार है वो इस्तेमाल। ठीक है हारून साहब, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में है। आपके मुताबिक इस क्या मुतवक्की फैसला हो सकता है? नहीं, 26 अमेंडमेंट मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो पार्लियामेंट ने पास किया है बिल, और वो उस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो सीनियरिटी। लेकिन हारून साहब, बिल्कुल पार्लियामेंट ने वो तरमीम पास की और उस पर एक पॉलिटिकल रिएक्शन भी था कुछ जमातों की तरफ से, लेकिन अभी ये फैसला कोर्ट में है। तो इस पर आपकी कोई राय होगी कि ये ठीक पास हुई थी या नहीं? नहीं, देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है उस पर डिस्कस करें, उस पर आर्गू करें और वो पार्लियामेंट के अंदर करें, और जो मेजॉरिटी फिर वोटिंग होती है उस पर बिल पास हो जाता है। और इसी तरह हुआ है, सारी जमातों ने पार्टिसिपेट करके और 1/3 मेजॉरिटी से होके वो बिल पास हुआ है। और अगर ना पार्लियामेंट ना करती तो उसने तो पास ही नहीं होता, फिर सेनेट करती है, फिर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देते। तो आप समझते हैं कि 26वीं तरमीम आईनी तौर पे भी बिल्कुल ठीक है, उसका मवाद भी बिल्कुल ठीक है? ठीक है, आइंदा भी जो भी अगर वो समझेंगे कि ये ठीक नहीं है तो दोबारा भी चेंज हो सकता। हारून साहब, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि अब जजेस को सियासी जमातें लाती हैं, इसलिए अब अवामी जजेस आ रहे हैं। अवामी जजेस का क्या मतलब होता है? क्योंकि जज इज सपोज्ड टू नॉट टू बी रिप्रेजेंट एनीवन इन द कंट्री, तो अवामी जज क्या होता है? पहले तो जो जजेस एलिवेट होते थे या तो किसी जज साहब का कोई रिश्तेदार बेटा भांजा होता था या किसी चेंबर के वो सिफारशी होते थे। अब जजेस आ रहे हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने ये काम किया है तो एक मजबूरी के तहत किया है कि पहले जो भी जजेस आते थे उनकी कोई ना कोई बैकग्राउंड कोई और होता था, और उस वजह से फैसले भी आपने देख लिया है कि जुडिशरी ने अपने आप को खराब किया है, साबका जुडिशरी ने, और पॉलिटिसाइज हुई है जुडिशरी। हमारे चीफ जस्टिस की हद तक भी उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के वो रुकन बन के रह गए। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से या उनकी मेजॉरिटी की वजह से जो भी है, जुडिशल कमीशन जो होता है वो डिसाइड करता है और वोटिंग के जरिए जजेस एलिवेट होते हैं।
लेकिन फिर हारून साहब ये कैसे होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के रिकमेंडेड करदा जजेस लगेंगे तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट सर्व नहीं करेंगे? ये तो नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी से भी जो आएंगे वो भी तो जाहिर है उसमें एक आइन में तब्दीली हो गई है, कानून बन गया है और उसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ऐड कर रहे होते हैं और सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उसमें उसका पार्ट एंड पार्सल है और उनके डिसीजन है। ये ज़रूरी नहीं कि एक पार्टी अगर किसी को नॉमिनेट करे और वो एलिवेट भी हो जाए। अगर मेजॉरिटी वोटिंग होती है तो वो एलिवेट होगा और अगर मेजॉरिटी में वोट्स पूरे नहीं है तो वो नहीं होते। इसीलिए ये एक राइट दिया गया है कि जिसको भी रिकमेंड करें उसे एक जुडिशल कमीशन के मेंबरान ओके करेंगे, मेजॉरिटी वोटिंग होगी तो वो एलिवेट होगी। आपके कॉलीग एहसन गून साहब ने कहा कि अब हमारा मुतालबा है कि 27वीं तरमीम भी लाया जाए, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। आइनी बेंच मौजूद है और जब आइनी बेंच आया था तभी कहा था कि बेंच आ गया तो यही कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रांसलेट भी कर लेगा बहुत सारे केसेस को, लेकिन अब दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की बात हो रही है। इसकी ज़रूरत है? बेंच तो वो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट अलग हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना हो, बल्कि उसे सुप्रीम कोर्ट कंसिडर ना किया जाए, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कंसिडर किया जाए और उसमें जो एज की लिमिटेशन है उसे भी ज़्यादा किया जाए, वो 70 तक की जाए। हमारा ये है कि जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंस है जिनका, उन एडवोकेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज बनाया था। तो इसमें जो 70 इयर्स की एज है उसमें क्या फायदा? वो तो 27 अमेंडमेंट जब आएगी तो फिर देखेंगे, अभी तो ये तो मैं तो एक ओपिनियन ही देता। लेकिन और ये बताइएगा कि ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या काजी फायज़ ईसा वो भी इस आईनी अदालत के सरबराह बन सकते हैं? नहीं, बन तो वो जब कानून बनेगा, जो रिक्वायरमेंट बनेगी कि कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन कौन नहीं है, कितनी एज है, साबिक चीफ जस्टिस बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये तो नए रूल्स बनेंगे, नए आइन में अमेंडमेंट होगी, उसके मुताबिक होगी। और 27वीं तरमीम में क्या ये प्रपोजल मुतवक्की है कि आर्टिकल 200 में तरमीम की जाए और जजेस की मर्जी के बगैर या उनके कंसेंट के बगैर ट्रांसफर किया जा सके? तो कुछ भी कर सकती है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो जो भी चीज़ होगी वो रिकॉर्ड पे ले आएंगे। लेकिन हारून साहब, आप तो इतनी सादगी से बात कर रहे हैं और आपके ग्रुप का नाम इंडिपेंडेंट ग्रुप है, लेकिन जो आपकी राय है उसमें इंडिपेंडेंस बहुत कम झलक रही है। ऐसा लग रहा है कि बस पार्लियामेंट ही पार्लियामेंट झलक रही है, इंडिपेंडेंस नहीं झलक रही। नहीं, देखिए ना, पार्लियामेंट में मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है आइन को अमेंड करने का, लेकिन राय तो हो सकती है। या पब्लिक के पास कोई इख्तियार नहीं है आइन को, पब्लिक ने अपने रिप्रेजेंटेटिव दे हुए हैं जिनकी मेजॉरिटी। हारून साहब, जजेस का ट्रांसफर होना चाहिए उनकी मर्जी के बगैर? ये तो पहले तो नहीं था, नहीं, जजेस की ट्रांसफर पहले तो आइन में है ही नहीं है, ये तो अब होगी। अगर ट्रांसफर करेंगे तो उसमें कौन ट्रांसफर होगा और किस तरह होगा, तो मेरे ख्याल में कंसेंट वाली बात तो ख़त्म कर दी जाएगी, ना ही पहले है। वो तो बेंचेस होते थे, बेंचेस में वो जाते थे, जजेस कभी रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते। जो जज रिफ्यूज़ करता है अपनी ट्रांसफ़र को, तो वो जज जो है वो सर्विस से, मेरे आइन के मुताबिक सर्विस से फारग होता है। अब और आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके बाद से तेज़ी से इसमें आगे से पेशरफ्त हुई थी, आपको लगता है ये रिवर्स हो जाएगा और ये आर्टिकल 200 में तरमीम नहीं होगी? हमने नई हिस्ट्री देखी है कि जजेस खत लिख रहे हैं। जजेस का कोई काम नहीं होता खत लिखना, जजेस का काम होता है अपनी कोर्ट होल्ड करना और फैसले देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ पे वापस आए। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जिब्रान नासिर साहब, माहिर कानून हैं, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जिब्रान, आपने वक्त निकाला। मुझे आपसे एक बहुत डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में बात करनी है। सोशल मीडिया पे एक रेप विक्टिम के हवाले से ख़बर सर्कुलेट कर रही है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम बार बार सुनते हैं, उनके लवाहिकीन बात भी करते हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते, रिश्तेदारों के इंटरव्यूज़ भी किए जाते हैं। लोग अपने मरने से पहले जो उनके पास हिम्मत होती है उस पर भी सहाफ़ियों से बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक अजीबो गरीब हमने
डेवलपमेंट देखी कि जो खातून थी, जो रेप विक्टिम थी, उनके अब शायद 8 से 9 साल का उनका बेटा होता होगा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं उसका इंटरव्यू कर रहे हैं जबरान। और मैं थोड़ा इसलिए मुफस्सल आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद इस चीज़ ने इतनी तकलीफ़ दी है। मेरे अपने बेटे की उम्र यही है और उससे पूछा जा रहा है जी आपकी माँ को के साथ क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, उसकी दूसरी शादी की डिटेल्स भी आप बच्चे से पूछ रहे हैं और ऐसे बेहुदा सवाल आप बच्चे से पूछ रहे हैं। वो बच्चा इतना वेल ट्रेंड हो गया इंटरव्यूज़ दे के कि उसके पास सब सवालों के जवाब हैं। या तो वो उसको रिश्तेदारों ने सिखाए हैं या उसकी ज़िंदगी ने उसको मैच्योर कर दिया, लेकिन ये जर्नलिस्ट उस बच्चे के पास जाके क्या करें, दिस इज़ हॉरिबल। और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई और ये क्यों हो रहा है जबरान, और ये अलाउ ही क्यों हो रहा है सोसाइटी में? एक नहीं दर्जनों लोग गए और उस बच्चे से जाके कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो कि हमारे यहाँ टेलीविज़न को तो रेगुलेट करने के लिए पैमरा है और पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट है जो इस हवाले से डायरेक्शंस देता है। जहाँ तक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर पैका है और पैका में जो है जो रूल्स हैं वो प्राइमरीली फेक न्यूज़ या डेफेमेशन या इस तरह की चीज़ों को जो मॉडेस्टी हार्म करते हैं इसको अट्रैक्ट करते हैं। पैमरा आपको इजाज़त देता है कि आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू कर सकते हैं जो ख़ुद बेशक विक्टिम हो और अगर नॉर्मल हालात के अंदर भी अगर उसके गार्डियन की या पेरेंट्स की कंसेंट है। और वही प्रिंसिपल आपको पैका में भी नज़र आता है कि जहाँ तक पेरेंट्स और गार्डियन की कंसेंट है आप माइनर का इंटरव्यू कर सकते हैं। तो पहला तो सवाल ये है कि जो इस बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं, जो उसके लीगल गार्डियंस हैं, क्या वो इजाज़त दे रहे हैं ये काम करने की, और अगर दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं और क्यों वो चाह रहे हैं कि जो भी डिटेल्स हैं वो इस तरह से नशर की जाएं। क्या कहीं पे किसी किस्म की कोई इंसेंटिव्स दिए गए हैं सहाफ़ियों की तरफ से, या जो भी ये डिजिटल मीडिया के ऊपर अपने वीलॉग का चैनल बना रहे हैं या सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पे काम कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई इंसेंटिव फैमिली को दिए थे जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि भाई ये ज़रा आई ग्रैबिंग है कि एक मासूम बच्चे से या कमसिन बच्चे से ये डिटेल्स लेना, चूँकि ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, और आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो होता है वो क्लिक बेट बन जाता है। तो ये सवाल सिर्फ इन लोगों से नहीं है जो ये इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, ये सवाल इस बच्चे के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी है कि वो ये इंटरव्यूज़ क्यों होने दे रहे हैं। जो ताली एक हाथ से नहीं बचती तो ताली 2 हाथ से बचेगी। जिसका कसूर नहीं है इस पूरे वाक़े में वो उस बच्चे का नहीं है, और उस बच्चे को जिस तरह से गाइड किया जा रहा है उस तरह से वो बच्चा गाइड हो रहा है। बिल्कुल बच्चे का कसूर नहीं है और वो बिल्कुल उसके पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को भी देखना चाहिए कि आप उसको तर्जुमान क्यों बना रहे हैं इस सारे वाक़े का। लेकिन मेरा तो सवाल सहाफ़ियों के लिए जबरान, क्योंकि जब हम जर्नलिज्म पढ़ते हैं हमें बताया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एथिक्स है, ये सेंसेशनलिज्म है, इसको बहुत केयरफुली आपने प्ले करना है, सवाल भी करना है, पर देखना है कि किसी की प्राइवेसी हर्ट ना हो रही हो, किसी का हक, किसी की इनोसेंस हर्ट नहीं हो रही हो। और अभी तक क्यों नहीं हमारी तवज्जो इस पे गई कि आप ये चीज़ें ना करें और इस पे अथॉरिटीज़ भी एक्शन नहीं लेती हैं? इस पे बतूल देखिए मेरी शायद थोड़ी राय मुख्तलिफ हो, चूँकि ये क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है। हम चीज़ों को अक्सर आइसोलेशन में देखने के आदी हैं, हम चेरी पिकिंग करते हैं। वो इशू फॉर एग्जांपल सेक्सुअल वायलेंस जो हमें लगता है कि एक बड़ा खौफनाक इशू है और है भी, हम इसको फोकस करें और इसके पहराए में देखें कि क्या प्राइवेसी है, क्या प्राइवेसी नहीं है, क्या एक्सप्लॉयटेशन है, क्या एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। जबरान, पिछले दिनों एक खातून थी, उनके साथ हैरासमेंट का वाक़या हुआ, बड़े पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने उनको इंटरव्यू किया, बाद में देखा कि दोनों पार्टीज़ ने आपस में सुलह कर ली और वो जो पूरा एक ख़वातीन की राइट्स का ग्रुप खड़ा हुआ था उनकी फेवर में, वो भी एम्बैरस हो रहा है कि हमने किसके लिए आवाज़ उठा ली। तो सोशल मीडिया ने बहुत ब्लर कर दी हैं वो लाइंस कि हमने किस पे क्या बात करनी है और क्या फ़ौरन करनी है या सोच समझ के करनी है। अच्छा, मुझे ना हमारे लोगों की ज़रा ब्लड थर्स्ट या ब्लड लस्ट भी समझ में नहीं आती, और ये भी समझ में नहीं आता कि जिसके हकूक मजरू हुए हैं बदला उसका है या बदला हमारा है। हो सकता है आपके शोर मचाने की वजह से जिस खानदान को दियत भी नहीं मिलनी थी उसको दियत मिल सकी, आपके शोर मचाने की वजह से जिस इंसान को माफ़ी दरकार थी उसको माफ़ी नहीं मिल रही थी, उसको माफ़ी मिल गई। आपके शोर मचाने की वजह से किसी इंसान को अगर कॉम्पनसेशन दरकार थी उसको नहीं मिल रही थी तो उसको मिल गई। क्या जस्टिस सिर्फ जेल है? क्या जस्टिस सिर्फ किसी को फांसी दे देना है? क्या जस्टिस सिर्फ जो है किसी को कैद कर लेना है या उसका करियर ख़त्म कर देना है? ये तो जो विक्टिम है उसका भी एक डोमेन है ना, उसका भी एक राइट है कि वो अपने लिए क्या इंसाफ चाहता है, वो किस हद तक आगे बढ़ना चाहता है और वो कैसे डिफाइन करता है कि उसका क्लोजर क्या है, उसका सेंस ऑफ जस्टिस क्या है। जिन महज़ब माशरों को हम अक्सर कोट करते रहते हैं
वहां तो कॉम्पनसेशन को एक्चुअल जस्टिस समझा जाता है कि अगर आपके हकूक मजरू हुए हैं और आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉम्पनसेशन मिल गई तो लोग कहते हैं जस्टिस वेल सर्व्ड। मगर यहाँ अगर किसी के हकूक मजरू हों और वो सेटलमेंट के तौर पे पैसे ले लें तो हम कहते हैं खून बेच आया, ईमान बेच आया। वो एक बात और है कि यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है दियत के कावानीन को, यहाँ एक्सप्लॉइट किया जाता है कोर्ट सिस्टम्स को, मगर उससे हटके हर केस के अंदर हर मुतासरा पार्टी को यह हक होना चाहिए कि अगर वो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं चाह रहे, वो मॉनेटरी बेनिफिट चाह रहे हैं, वो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन चाह रहे हैं, तो उनका राइट टू चूज होना चाहिए। हम फिर ऐसे मौकों पे विक्टिम को जज करना शुरू कर देते हैं कि यार देखो ये सेटल करके बैठ गए। भाई अगर कोई हरासमेंट केस है, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, मगर अगर दो फरीकैन ने सेटल कर लिया और जिसको हरास किया गया था दूसरे फरीक ने उनसे माफी मांग ली और सिंसियरली माफी मांग ली और जो विक्टिम थी उनको क्लोजर मिल गया, तो क्या विक्टिम की जिम्मेदारी है कि जो बंदूक रखी उनके कंधे के ऊपर माशरे ने उस बंदूक को जब तक चलेगी नहीं वो अपना कंधा देती रहे उसे? ये भी तो हम लेकिन जिब्रान मेरा सवाल ये नहीं था कि विक्टिम को ब्लेम करें या ना करें, वो डिबेट नहीं। डिबेट ये कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं सिचुएशंस पे सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत जल्दी राय बना लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसको इंटरव्यू कर लो किसको नहीं, इसके लिए खड़े हो जाओ ये सही है ये गलत है। दिस इज माय पॉइंट। वो तो हर एवरीबडी हैज अ राइट टू हैव देयर ओपिनियन, उसमें ओपिनियन सही गलत हो सकती है, मगर इख्तलाफ तो एक नेचुरल कुदरती कॉन्सिक्वेंस है एक माशरे में रहने का। हम तमाम तर अलग अलग घरों से, अलग अलग तजुर्बों से, अलग अलग तरबियत से, अलग अलग तालीम को लेते हुए आए हैं। होमोजेनस सोसाइटी तो हमारी है नहीं, कोई कंजर्वेटिव है, कोई प्रोग्रेसिव है, कोई लिबरल है, कोई मॉडरेट कंजर्वेटिव है, कोई फार राइट है, कोई फार लेफ्ट है। हर एक का पर्सपेक्टिव चीजों पे अलग है। कोई ये मान के चलता है कि जी बिलीव हर, कि बस औरत ने बोल दिया तो उसने बोल दिया, हम कोई सवाल नहीं करेंगे। कोई कहता है नहीं जी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए चीज, कोई कहता है कि जी मेंस राइट का क्या हुआ। ये सारे आप मौके के अंदर। बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे थे बहुत अहम मौजू पे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।